मेरा नाम मंगल मुर्मू है। मैं एक संगीतकार हूं। नहीं, रुकिए, मैं एक किसान हूं, या एक किसान था। एक किसान था ही ज्यादा सही होगा, क्योंकि अब मैं खेती नहीं करता। पाकौर जिले के आमड़ापाड़ा ब्लॉक के मेरे गांव मठिया जोरे में बहुत सारे संथाल अब खेती नहीं करते। हम में से कुछ के पास ही अब भी खेत बचे हैं। अधिकांश खेत खदान कंपनियों द्वारा काबिज कर लिए गए। ये एक संपन्न कंपनी थी। ऐसा नहीं था कि हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, हम लड़े। जब हम लड़ रहे थे, यह राजनेता आया, वह राजनेता आया, यह किरिस्तान सिस्टर आई, वह किरिस्तान फादर आया, प्रत्यक्ष रूप से हमारा समर्थन करना है। लेकिन हम हार गए, और जब हम हार गए, सब चले गए। नेता वापस रांची चले गए या दिल्ली या जहां उन्हें जाना पड़ा। किरिस्तान अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए लौट गए, लेकिन हमारी जमीनें हमारे पास वापस नहीं लौटी। वहीं दूसरी ओर एक किरिस्तान सिस्टर मारी गई और हमारे लड़कों को उसकी हत्या में फंसा दिया गया। अखबार वाले, मीडिया, सभी ने हमारे लड़कों को दोषी कहा। उन्होंने खबर दी कि किरिस्तान बहन हमारे अधिकारों के लिए लड़ रही थी और फिर भी हमारे लड़कों ने उन्हें मार दिया। किसी ने यह देखने की तकलीफ नहीं उठाई कि हमारे लड़के अपनी जमीन और अधिकारों के लिए तब से लड़ रहे थे जब किरिस्तान बहन आई भी नहीं थी। वे उन्हें क्यों मारते? बस इसलिए कि हमारे लड़कों के कोई पत्रकार दोस्त नहीं थे। उनकी लड़ाई अनदेखी रह गई, जबकि किरिस्तान बहन को साथ खड़े मिशनरी तंत्र और उनके दोस्तों की वजह से सारा ध्यान मिला। अब हमारे लड़के हत्या के झूठे आरोप में जेल में हैं। हमारे लिए कौन लड़ेगा? अब वे मिशनरी और उनके दोस्त कहां हैं? अगर मिशनरी हमारा भला चाहने वाले थे और हमारे लिए लड़ रहे थे, तो फिर वे भाग क्यों गए? एक जानी मानी किरिस्तान सिस्टर को मार दो, कुछ अनजान संथाल लड़के जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं उन्हें इस हत्या का जिम्मेदार ठहरा दो। दोनों ही बाधाओं को रास्ते से हटा दो। किरिस्तान बहन और संथाल लड़के, जितनी जमीन हो सके हथिया लो, जितनी खदानें हो सके बनाओ और सारा कोयला खोद डालो। ऐसे ही कोयला कंपनी काम करती है। क्या यह परिदृश्य समझना इतना मुश्किल था कि मीडिया इसे समझ भी नहीं पाई? अगर कोयला व्यापारियों ने हमारी जमीन का एक हिस्सा लिया था, तो दूसरे हिस्से पत्थर के व्यापारियों द्वारा ले लिए गए थे। सभी दिक्कू थे, मारवाड़ी, सिंधी, मंडल, भगत, मुस्लिम। उन्होंने हमारी जमीन को अपनी भारी मशीनों द्वारा पूरा खोद डाला था। वे हमारी जमीन से खोदे पत्थरों को दूरस्थ स्थानों तक बेचते, दिल्ली, नोएडा, पंजाब। ये कोयला कंपनी और ये खदान मालिक, वे हमारी जमीनों से इतना पैसा कमा रहे थे। उन्होंने अपने लिए शहर में बड़े घर बना लिए थे। वे अच्छे कपड़े पहनते थे। वे अपने बच्चों को दूर स्थित अच्छे स्कूलों में भेजते थे। जब वे बीमार पड़ते थे, तो वे रांची, पटना, भागलपुर, मालदा, बर्धमान, कोलकाता के सबसे अच्छे चिकित्सकों से अपना इलाज करवाते। हम संथालों को बदले में क्या मिला? पहनने के लिए चिथड़े, बहुत ही कम खाना, ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। हम खून की खांसी करते और हमेशा हड्डियों का ढांचा बने रहते। शिक्षा के लिए हमारे बच्चे या तो उन मुफ्त सरकारी स्कूलों की दया पर थे जहां शिक्षक सिर्फ दोपहर का भोजन पकाने आते, या उन किरिस्तान मिशनरी स्कूलों के जहां हमारे बच्चों को लगातार यही कहा जाता था कि वे हमारे बोंगा बुरू की पूजा बंद करें और यीशु और मरियम की आराधना शुरू करें। अगर हमारे बच्चे मना करते, सिस्टर और फादर हमारे बच्चों को कहते कि उनके संथाल नाम होपना, सोम, सिंगरय सही नहीं है। उनका नाम डेविड, मिकाइल और क्रिस्टोफर क्यों नहीं रखा जाता? और जैसे इतना काफी नहीं था, मुस्लिम हमारे घरों में घुस जाते, हमारी औरतों के साथ सोते और हम संथाल पुरुष कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वे हमसे संख्या में अधिक हैं। संथाल परगना के गांव दर गांव जो हम संथालों का घर होने चाहिए थे, मुस्लिम गांवों में बदल रहे हैं। हिंदू पाकौर शहर के आसपास या अन्य जगहों पर रहते हैं। जो कुछ हिंदू यहां संथाल गांव में रहते हैं, निचली जाति के हैं। वे भी शक्तिहीन और संख्या में कम हैं, लेकिन हिंदू हमारी मदद क्यों करेंगे? वे संपन्न हिंदू जो पाकौर शहर में रहते हैं, सिर्फ हमारी जमीनों में रुचि रखते हैं।
वे सिर्फ अपनी शादियों में हमसे गीत गवाने और नचाए जाने में रुचि रखते हैं। अगर वे हमारी सहायता के लिए आएंगे तो वे कहेंगे कि हम संथालों को गाय और सूअर का मांस खाना छोड़ देना चाहिए, हमें हांडी पीनी छोड़ देनी चाहिए और उनकी संख्या बढ़ाते हुए कीमती वोट में बदल जाए। साफाहार पवित्र लोग, साफ लोग, लेकिन निश्चित ही उतने साफ सुथरे, उतने पवित्र नहीं जितने वे हैं, ये तय है। हमेशा उनसे थोड़ा कम जितने वे हैं। हिंदुओं की दृष्टि में हम संथाल या तो सिर्फ किरिस्तान हो सकते हैं या पूरे साफाहार। हम अपने सरना धर्म को खो रहे हैं, हमारा अस्तित्व और हमारी जड़ें। हम ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जिनका अपना कोई देश नहीं, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये कोयला और पत्थर हमें आलसी बना रहे हैं। कोयला सड़क हमारे गांव के बीच से दौड़ती है। जब दैत्याकार ट्रक कोयला लेकर कोयला सड़क पर चक्कर लगाते हैं, किसी और वाहन के लिए कोई जगह नहीं बचती। इतने रूखे होते हैं ये ट्रक ड्राइवर, वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी वाहन को कुचल सकते हैं। वे इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये उनका काम है। वे जितने चक्कर लगाएंगे उतने पैसे कमाएंगे। और क्या हुआ अगर वे मार डालते हैं? कोयला कंपनी कुछ मौतों की वजह से अपना धंधा कम नहीं कर सकती। वे मृतकों के परिवारों को पैसे देते हैं, मामला बिना दर्ज हुए रह जाता है और ड्राइवर बिना दंडित हुए कंपनी के लिए और माल लेकर चक्कर लगाता रहता है। और हम संथाल हैं। बेशक हम इंतजार करते हैं जब कोयला सड़क पर नो एंट्री हो, क्योंकि तभी हमारे आदमी, औरत और बच्चे सड़क पर आते हैं और इन ट्रकों को घेर लेते हैं। फिर नाखून, उंगलियां, हाथ और जो भी औजार हमें उपलब्ध हो पाता है उससे कोयला चुराते हैं। ड्राइवर हमें नहीं रोक सकता, न मटके जैसे पेट वाले बिहारी सुरक्षा कर्मी जिन्हें कंपनी ने कोयला सड़क पर नियुक्त किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे हमें कोयला नहीं चुराने देंगे तो हम सड़कों का घेराव करेंगे और ट्रकों को नहीं चलने देंगे। लेकिन चुराए हुए कुछ क्विंटल मायने ही नहीं रखते जब कंपनी टनों कोयला खोद रही है। वे जानते हैं कि हम महान क्रांतिकारी सिदो और कान्हू के वंशज अगर अपना मन बना लें तो इस क्षेत्र का सारा कारोबार बंद कर सकते हैं। इसलिए वे दिमाग लगाकर व्यावहारिक होकर काम करते हैं। आखिरकार उनके पास पहले से ही हमारी जमीनें हैं, वे पहले से ही हमारा कोयला चुरा रहे हैं। वे हमसे इसे दोबारा चुराने का अधिकार नहीं छीन सकते। ये वही कोयला है सर जो हमें धीरे धीरे निगल रहा है। पूरी कोयला सड़क पर कालिमा है, गहरी, अमिट। हमारे गांव के पेड़ और झाड़ियां काले पत्ते उगाते हैं। हमारी गेरुआ धरती काली हो गई है। पत्थर, चट्टाने, रेत सभी काले हैं। हमारी झोपड़ियों की छतों के खप्परों ने अपना आग में तपा लाल रंग खो दिया है। वे लताएं और फूल और मोर जो हम संथाल अपने घरों के बाहरी दरवाजों पर उकेरते हैं, सभी काले हैं। हमारे बच्चे काली त्वचा वाले हमेशा के लिए महीन काली गर्द से ढक गए हैं। जब वे रोते हैं और आंसू उनके चेहरे पर छलकते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नदी सूखा पीड़ित इलाके से गुजर रही है। सिर्फ हमारी आंखें लाल जलती हैं अंगारे की तरह। हमारे बच्चे शायद ही स्कूल जाते हैं, लेकिन वे स्कूल जाएं या नहीं, चौकस रहते हैं दिन रात कोयला चुराने के तरीकों और उन्हें बेचने के बारे में। संथाल व्यापार नहीं समझते। हमें कोयला आसानी से मिल जाता है, फिर भी हम इसके लिए बहुत पैसे नहीं लेते। बस खाना, कपड़े और शराब भर के लायक कीमत। लेकिन ये जुल्हा जिन्हें आप मुस्लिम कहते हैं, हम जुल्हा कहते हैं, वे कोयले की कीमत जानते हैं। वे पैसे की कीमत भी जानते हैं। वे वही कीमत लेते हैं जो उनके लिए सबसे बढ़िया हो। और कोयला मटिया जोरे से आगे की यात्रा करता है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। एक दशक पहले जब मटिया जोरे के संथाल नामाल के खेतों में फसल लेने की अपनी वार्षिक यात्रा आरंभ कर रहे थे, 4 जुल्हा परिवार न जाने कहां से आए और हमसे आश्रय मांगा। वे बेचारे हम जैसे ही कुपोषित लग रहे थे, शायद हमसे भी ज्यादा। बदले में उन्होंने अपनी सेवा हमें देने की पेशकश रखी। उन्होंने कहा कि हमारी अनुपस्थिति में वे हमारे खेतों की देखभाल करेंगे और उन पर उत्पाद के हिस्से के लिए खेती करेंगे। हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने हमारे खेतों में काम शुरू किया और मटिया जोरे के दूरस्थ कोने में 4 झोपड़ियां बनाई।
आज 4 झोपड़ियों का वो छोटा सा समूह 100 घरों से ज्यादा बड़े टोले में बदल गया है। घर झोपड़ियां नहीं, जबकि हम संथाल अपने ही गांव में अब भी मिट्टी के घरों में रहते हैं। हर जोल्हा घर की कम से कम एक दीवार ईंटों की है और एक सीमेंट किया हुआ आंगन है। ये टोला अब मटिया जोरे का जोल्हा टोला कहलाता है। कभी मटिया जोरे पूरी तरह से संथाल गांव हुआ करता था। आज इसमें संथाल टोला और जोल्हा टोला है, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ अल्पसंख्यक कौन है। ये जोल्हा मेहनतकश हैं और उनमें एकता है। वे भले ही एक दूसरे से लड़ लें, भले ही वे तुच्छ बातों के लिए एक दूसरे का सर फोड़ दें, वे एक दूसरे के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा दें, वे एक दूसरे को अदालत में खींच लें, लेकिन अगर कोई जोल्हा समुदाय के बाहर का आदमी किसी जोल्हा को एक भी अभद्र शब्द कहे तो पूरा जोल्हा टोला उस आदमी के खिलाफ मिलकर खड़ा हो जाता है। पाकौड़ और साहेबगंज और दूर दूर से जोल्हा नेता अपनी एकता प्रदर्शित करने आते हैं। और हम संथाल, हमारे आदमियों को मारा जाता है, उन्हें पुलिस की हिरासत में जेल में बहुत ही नगण्य कारणों या झूठे मामलों में डाल दिया जाता है। हमारी औरतों का बलात्कार किया जाता है। कुछ कोयला सड़क पर अपनी देह बेचती हैं। अधिकांश अपने जन्म स्थान को छोड़कर भाग रहे हैं। हमें कितनी एकता है। हमारे संथाल नेता कहाँ हैं? वे चोर चुहाड़ नेता, वे कहाँ हैं? मुझे माफ करो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं 60 साल का हूं और बुरी तरह मार खा के हिरासत में बंद हूं। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, सिर्फ गुस्सा है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, संथालों में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई भी बलशाली आवाज नहीं है, और हम संथालों के पास पैसे नहीं है, जबकि हमारा जन्म उस धरती पर हुआ है जिसके अंदर अथाह संपदा गड़ी है। हम संथालों को नहीं पता कि अपनी संपदा को कैसे बचाना है। हम बस बच के निकलना जानते हैं। शायद इसी वजह से पाकौड़ जिले और संथाल परगना की और जगहों से हजारों संथाल हर साल कृषि सत्र में नामाल के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वे भाग रहे हैं। क्या मैंने आपको बताया? मैं पहले एक किसान था। कभी मेरे बेटे अब खेती करते हैं। सबसे बड़ा खेतों में काम करने के लिए रुकता है, जबकि अन्य दो अपने परिवारों के साथ नामाल को विस्थापन करते हैं। मैं पहले गाने तैयार किया करता था, मैं अब भी करता हूं, और अब भी मेरा एक डांस ग्रुप है। हालांकि यह नियमित नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था, कोई 15-20 साल पहले, जब मैं जवान, ऊर्जा, उत्साह और आशा से भरा हुआ था। मटिया जोरे, पठार कोला, आमड़ापाड़ा, मेरे पास इन सभी गांवों से नर्तक और संगीतकार थे। मैं गाने लिखा करता और उन पर संगीत तैयार करता, और मेरा दल, जवान पुरुष और औरतें, वे मेरे गीतों को अपने नृत्य और अपनी आवाज से जीवंत करते थे। टामाक और तुमदाक के संगीत के मध्य, तिरियो और बानाम की ध्वनि के मध्य। और उस समय हमारा संथाल परगना बहुत सारे जिलों में नहीं बटा था। आज सभी दिकू, बिहारी और सभी ने हमारे संथाल परगना को अपने लाभ के लिए बांट लिया है। अगर उनका फायदा हो, वे जिले को तोड़ते जाएं और हर 10 बाय 10 फुट को नाप कर एक जिला बना दें। उस समय जब मैं छोटा था, झारखंड भी बिहार से अलग नहीं हुआ था, तब भी बहुत आशा हुआ करती थी। हम अपने गांव में, पड़ोसी गांव में, पाकौड़, दुमका, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा, पटना, रांची, यहाँ तक कि कोलकाता और भुवनेश्वर में पुरी, जहां हमें समुद्र दिखाने ले जाया गया था, प्रदर्शन किया करते थे। क्या दृश्य था वो! और हमने गोड्डा में भी प्रदर्शन किया था, जहां मेरी बेटी मुगली की शादी हुई थी। हमें पैसे भी मिला करते थे। हमें अच्छा खाना, मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला करता था। हमारे बारे में अखबारों में भी लिखा जाता था। अब सब कुछ बदल गया है। पहले तो यह, मेरे दल के सभी सदस्य अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ मर भी गए हैं, बहुत सारे विस्थापित हो गए हैं या मौसम के अनुसार विस्थापित होते हैं। जो बचे हैं वे गुनगुनाते हैं, एक दूसरे के लिए गाते हैं, लेकिन एक मंच प्रदर्शन, नहीं, अब और नहीं। मेरी तरह वे भी थक गए हैं, उनका मोह भंग हो गया है। हमारे सारे सर्टिफिकेट और शील्ड, उन्होंने हमें क्या दिया? दिखू बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते, शिक्षा और नौकरी पाते। हम संथालों को क्या मिलता है? हम संथाल गा सकते हैं, नाच सकते हैं, और हम अपनी कला में अच्छे हैं।
फिर भी हमारी कला ने हमें क्या दिया है? विस्थापन, तपेदिक। मैं अब 60 साल का हो चुका हूं, शायद उससे भी ज्यादा। मुझे अब हाड़ाम बुलाया जाता है, हाड़ाम, आदत से। मुझे मोटा चश्मा पहनना होता है, यहां तक कि मेरी सुनने की ताकत भी कमजोर हो गई है। हालांकि मेरी आवाज अब भी अच्छी है। मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मेरी आवाज अब भी उन्हें प्रभावित करती है। कभी कभी वे मुझे गाने के लिए कहते हैं। मैं अपनी कुछ पुरानी रचनाएं गाता हूं, ये उन्हें खुश करता है। मैं अब भी गीत लिखता हूं, ज्यादा नहीं, शायद 6 या 8 महीने में एक गाना। एक गीत बस 6 या 8 पंक्तियों का। और चूंकि मैंने अतीत में कुछ प्रसिद्धि पाई है, मुझे अब पाकौड़, दुमका और रांची के सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन मैं नए दल बनाना जारी रखता हूं। हालांकि सदस्य हमेशा बदलते रहते हैं। मेरे पास आज एक नर्तक है, कल वो वर्धमान में किसी बंगाली जमींदार के लिए आलू उगा रहा होता है। 2 दिनों बाद मूल नर्तक लौट आता है, फिर मुझे उसके विकल्प को बदलना पड़ता है। इस तरह आजकल मेरा दल काम करता है। लेकिन इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं, और जब हमें शहर में बुलाया जाता है, हमें सामान्यतः अच्छा खाना दिया जाता है। इसलिए हम प्रदर्शन करते हैं। हमारा संगीत, हमारा नृत्य, हमारे गीत हम संथालों के लिए पवित्र हैं। लेकिन भूख और गरीबी ने हमें वो बेचने के लिए मजबूर किया जो हमारे लिए पवित्र है। जब मेरे लड़के दिकू की शादी में प्रदर्शन करते हैं, मैं इतना मूर्ख हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब ध्यान देंगे। कौन सा दिकू हमारे संगीत पर ध्यान देता है? यहां तक कि उन हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में भी अधिकांश दिकू हमारे प्रदर्शन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर भी चाहे कोई एथलेटिक मीट हो, कोई उद्घाटन या कोई और कार्यक्रम किसी रसूखदार संपन्न व्यक्ति द्वारा आयोजित हो, आदिवासी संस्कृति और झारखंड की संस्कृति के नाम पर आदिवासी नृत्य होना जरूरी है। यहां तक कि बिहारी, बंगाली और उड़िया भी कहते हैं कि झारखंड उनका है। वे अपनी संस्कृति और संगीत और नृत्य को हम आदिवासियों से श्रेष्ठ मानते हैं। वे क्यों नहीं अपनी औरतों को झारखंड की संस्कृति के नाम पर खुले मैदान में नाचने भेजते? हर लाभ के लिए नौकरी में, शिक्षा में, हर चीज में दिकू झारखंड को अपना बताते हैं और आदिवासियों को नरक में जाने दो। लेकिन जब झारखंड की संस्कृति के प्रदर्शन की बात होती है, संगीत और नृत्य का दायित्व अकेले आदिवासियों पर रहता है। तो मैं राष्ट्रपति के सामने कैसे पहुंच गया, आप पूछेंगे। 3 महीने पहले एक आधिकारिक पत्र मेरे मटिया जोरे के घर में आया। एक मोटा सफेद लिफाफा जिस पर झारखंड सरकार की मोहर लगी थी। वो पन्ना जिस पर हिंदी में टंकण किया गया था, वो भी उतना मोटा और कड़ा था। 5 वाक्यों से भी कम में मुझसे कहा गया था कि झारखंड सरकार किसी कार्यक्रम में मेरे द्वारा किए गए संगीतमय प्रदर्शन का आनंद उठाने की इच्छुक है। कार्यक्रम स्थल के बारे में मुझे बाद में बताया जाएगा और मैं 15-20 मिनट के प्रदर्शन के लिए एक दल एकत्र कर लूं। सभी प्रतिभागियों को अच्छी धनराशि दी जाएगी। पत्र पर रांची के किसी उच्च प्रशासनिक IAS अधिकारी के हस्ताक्षर थे। एक भूखे आदमी को क्या चाहिए होता है? खाना। एक गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? पैसे। मुझे दोनों चीजों की जरूरत है, और एक पहचान की भी। हम कलाकार लालची होते हैं। हम स्वीकृति, थोड़ी सी पहचान, थोड़ी सी स्मृति के भूखे हैं। इसलिए बिना सोचे मैंने अगले ही दिन एक प्रत्युत्तर भेज दिया कि हाँ, मुझे प्रदर्शन करने में प्रसन्नता होगी। मैं बहुत खुश था। मैं पाकौड़ के बड़े डाकघर में 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर अकेला जाकर उस पत्र की रजिस्ट्री कराया। मैं विक्रम में गया था, जो कि मेरे ही जैसे संथालों से भरी थी। सभी पाकौड़ जा रहे थे। लगभग हम सभी यात्री कोयला सड़क की धूल से काले पड़ गए थे। फिर भी मैं इतना खुश था कि मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब मैं प्रदर्शन की तैयारियां कर रहा था, जवान मर्द और औरतों को दल के लिए चुन रहा था, अपनी स्मृति से पुराना संगीत चुन रहा था, मुझे एक विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। मैंने आपको बताया कि मुगली, मेरी बेटी की शादी गोड्डा जिले के एक परिवार में हुई थी। बताया था ना? तो हुआ यह कि उसने नियमित रूप से मेरे मोबाइल पर मुझे फोन करना शुरू किया। शुरू में मैं इस स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसका कुछ वास्ता उनकी जमीन से है।
उसका पति एक किसान था और वो किसानों का परिवार था, जैसे कि उस गांव के सभी संथाल परिवार हैं। वहां आसपास और भी गांव हैं जहां संथाल, पहाड़िया और नीची जाति के हिंदू रहते हैं। तो हुआ यह कि जिला प्रशासन ने सभी गांव के निवासियों को उनकी जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। उनका गांव, खेत, सब कुछ। 11 गांव। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पहला प्रश्न जो सबने पूछा वो ये था कि सरकार इतनी सारी जमीन का क्या करेगी। आरंभ में मैंने सोचा ये सब अफवाह है, और मैंने सोचा कि कैसे कोई संथालों को संथाल परगना की अपनी जमीन खाली करने के लिए बाध्य कर सकता है। क्या हमारे पास हमें सुरक्षित करने के लिए काश्तकारी कानून नहीं था? फिर भी जब अफवाहें फैलने लगी, मैं गोड्डा गया। हम सब एक बड़े दल में ब्लॉक ऑफिस तक पैदल गए। अधिकारी ने हमें भरोसा दिलाया कि यह सब बस एक अफवाह है, जमीनें सुरक्षित थीं, गांव सुरक्षित थे। फिर भी बाद में पुलिस को गांवों में भेजा गया। वे जिला प्रशासन के लिखित आदेश के साथ आए थे। गांवों को खाली करना था ताकि थर्मल पावर संयंत्र के लिए जगह बनाई जा सके। गांव वालों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। संथाल, निचली जाति के हिंदू, पहाड़िया, हर कोई अपनी जमीन के लिए लड़ना शुरू हो गए। जिला प्रशासन ने भी पलटकर जवाब दिया। सभी प्रदर्शनकारियों की पिटाई की गई और उन्हें पुलिस हिरासत में डाल दिया गया। मैंने अपनी बेटी और उसके छोटे बेटे को मटिया जोरे बुला लिया जब उसके पति को जेल में डाल दिया गया। मुगली और उसके बच्चे और ससुराल वाले सभी आए। यह विचित्र बात थी, एक गांव जो हर साल खुद को कुछ महीने के लिए खाली कर लेता था, विस्थापितों को आश्रय प्रदान कर रहा था। मैं इतने सारे लोगों का वहां कैसे प्रबंध कर पाऊंगा जो अब मुझ पर आश्रित हो गए हैं? मेरे दल के लोग अब उन सभी का पेट कैसे भर पाएंगे जो उनके घरों में आश्रय लेने आए थे? हमें पैसों की जरूरत थी और हमें वर्तमान में दिया गया रहस्यमय कार्य ही हमारी एकमात्र आशा थी। हमारी मुश्किलों के बाद भी हमने अभ्यास जारी रखा। उसी बीच कुछ लोग गोड्डा में विस्थापन झेल रहे गांव वालों की मदद के लिए आए। उन्होंने रांची और दिल्ली की सरकारों को पत्र लिखे। उन्होंने उस व्यवसायी को भी पत्र लिखा जो गोड्डा में थर्मल पावर संयंत्र लगाने की योजना बना रहा था। हमने सुना था कि वो बहुत ही अमीर और चालाक आदमी था। वो सांसद भी था। हमने ये भी सुना कि उसे पोलो पसंद था, कोई खेल जो घोड़ों के साथ खेला जाता है, और ये भी कि उसके घोड़े पूरे संथाल परगना के सभी संथालों से हृष्ट-पुष्ट थे। कुछ दिनों बाद अखबारों और टीवी पर गोड्डा में हो रहे विस्थापन की खबरें आने लगी। हम सभी हमारे अभ्यास पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस तरह के तूफान के आगमन की आशंका से घिरे हम किस तरह नाच गा सकते थे? इसी बीच मेरे पास रांची, दुमका और पाकौड़ के कई दफ्तरों से फोन आने लगे। उन्होंने मुझे प्रदर्शन की तैयारी करते रहने को कहा। वे मुझे यह याद दिलाना कभी नहीं भूलते कि यह प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है और हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सामने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दुमका और पाकौड़ से कुछ अधिकारी ये देखने पाकौड़ आए भी कि हम अभ्यास कर रहे हैं या नहीं। जब उन्होंने ये देखा कि हम सच में खूब मेहनत कर रहे हैं, वे खुश थे। वे मुस्कुराए और उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। उन्होंने हमसे बहुत प्यार से बात की, इतने प्यार से कि हमें आश्चर्य होने लगा कि क्या वे सच में ये नहीं देख पा रहे हैं कि हम कितना परेशान महसूस कर रहे हैं। कई बार मेरा मन उनसे ये पूछने का हुआ, आप सब इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? आप कैसे हमसे गाने और नाचने की उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे परिवार उनके गांवों से उखाड़ दिए गए हैं? कभी मेरा ये पूछने का मन करता, कौन सा वीआईपी आ रहा है? भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति? आप पाकौड़ में हमसे संथाल नृत्य करा रहे हैं और संथालों को उनके गोड्डा के गांवों से विस्थापित कर रहे हैं। क्या आपका वो वीआईपी ये नहीं देखेगा? क्या आपका वीआईपी अखबार नहीं पढ़ता होगा या टेलीविजन पर समाचार नहीं देखता होगा? हम मूर्ख संथाल देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या क्षति हो रही है। क्या आपका वीआईपी ये सब नहीं देख सकता? लेकिन मैं चुप रहा। हमारे प्रदर्शन के 3 हफ्ते पहले हम पर वास्तविकता प्रकट होने लगी। पहले उड़ती अफवाहों की शक्ल में, बाद में अखबार की रिपोर्ट से पुख्ता सच सामने आया। वास्तविकता ये थी कि वो व्यवसायी गोड्डा में निश्चित तौर पर थर्मल पावर संयंत्र लगाने जा रहा था।
वो संयंत्र पाकौड़ और साहेबगंज के खदानों से निकले कोयले से चलाया जाएगा। अगर जरूरत होगी कोयले को दूसरी जगहों से भी लाया जाएगा। वो व्यवसायी झारखंड में अपने लगाए जाने वाले लोहे और स्टील के प्लांट के लिए बिजली बनाना चाहता था। यह संयंत्र उसकी अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए लगाया जा रहा था, लेकिन अगर उसकी बातों पर विश्वास किया जाता तो सारा झारखंड उस संयंत्र से बिजली प्राप्त करने वाला था। सारे शहरों को लगातार बिजली मिलेगी, फैक्ट्रियां कभी भी बिजली की कमी की वजह से नहीं रुकेंगी, उन्नति होगी, नौकरियां होंगी और सब तरफ खुशहाली होगी। और आखिरकार हमें यह समाचार भी मिला कि उस संयंत्र की नींव भारत के राष्ट्रपति द्वारा डाली जाएगी। हम उनके लिए ही प्रदर्शन करेंगे। हाँ, मैं चकित था, हम सभी हतप्रभ और दुखी, लेकिन आश्चर्यचकित और आनंदित भी। हम अपने भाग्य पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हमने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था, लेकिन कभी भी देश के राष्ट्रपति के सामने नहीं। फिर हमने और समाचार सुना। लोग जो जबरन जमीन छीन लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे, पुलिस द्वारा पीटे जा रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। संसदीय बल सीआरपीएफ स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए बुलाए गए। 11 में से 4 गांव पहले ही बुलडोजर द्वारा जमीन पर गिराए जा चुके थे, ताकि नींव का पत्थर रखने के आयोजन हेतु जगह बनाई जा सके। लेकिन अखबार उन सड़कों की चमकदार रिपोर्टों और तस्वीरों से भरे थे जिन्हें रांची और दुमका में मरम्मत और पुनर्निर्मित किया जा रहा था। लगातार ये खबर दी जा रही थी कि राष्ट्रपति 3 दिन झारखंड में रहेंगे। वो एक दिन रांची में गुजारेंगे, दूसरे दिन वो दुमका विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, तीसरे दिन वह गोड्डा की यात्रा करेंगे, नींव का पत्थर रखेंगे और झारखंड छोड़ देंगे। हमें इस कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना इसके होने से 1 हफ्ता पहले ही दी गई। कार्यक्रम से 1 दिन पहले हमें बस द्वारा गोड्डा ले जाया गया। पूरा जिला मुख्यालय पहचान में नहीं आ रहा था। एक फुटबॉल के मैदान को एक बृहद हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। वहां सैकड़ों पुलिस वाले और सीआरपीएफ के जवान थे, और हम जहां भी सिर घुमाते हमें लोगों का विशाल हुजूम नजर आता। मुझे पता था कि वे सब हेलीकॉप्टर देखने आए थे। अखबार में यह खबर भी नत्थी थी कि सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और कहीं और ले जाया जा रहा है। शायद मेरा दामाद भी उनमें ही था। जहां मैं खड़ा था वहां से मंच बहुत विशाल दिख रहा था, लेकिन इतना विशाल भी नहीं कि उस पर चढ़े हुए सब लोग उस पर पूरी तरह समा सके। दिल्ली और रांची के मंत्री सभी अपने बेहतरीन नेता वाले कपड़ों में एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे थे। सभी तरक्की से, विकास से बहुत खुश थे। संथाल परगना अब चांद तक जाएगा। संथाल परगना अब दिल्ली और मुंबई में बदल जाएगा। व्यवसायी बहुत ज्यादा दांत निपोर रहा था। मैदान के हर कोने में लाउड स्पीकर पर देशभक्ति के गानों की आवाज गूंज रही थी। दर्शकों को जगाने की कोशिश में कोई मंच से चिल्लाया, भारत महान, और लाउड स्पीकर पर उसकी आवाज और भी तेज होती गई। क्या महान? मैं हैरान हुआ। ऐसे कौन सा देश महान हो सकता है जो हजारों लोगों को उनके घरों से बेघर करके, उनकी रोजी रोटी छीन कर शहरों और फैक्ट्रियों के लिए बिजली उत्पन्न करे? और नौकरियां, कौन सी नौकरियां? एक आदिवासी किसान का काम खेती करना है, और कौन सा काम करने के लिए उसे बाध्य किया जाएगा? किसी अरबपति की फैक्ट्री में नौकर बन जाना, जो फैक्ट्री उसी जमीन पर थी जो 1 हफ्ता पहले उसी आदिवासी की थी। सभी जगहों पर रिपोर्टर कैमरा लेकर तैनात थे। छत पर 3 बड़े डिस्क एंटीना लगी वैन कार्यक्रम स्थल पर लगी हुई थी। मैंने एक प्रसिद्ध टीवी चैनल का लोगो पहचाना जो वैन के किनारे पर चस्पा था। मैंने हैरानी से सोचा कि क्या कोई भी रिपोर्टर उस जगह गया था जहां पुलिस ने गांव वालों को हिरासत में रखा था। मेरा दल स्थल पर अदाकारों के लिए बने एक घेरे में प्रतीक्षारत था। सभी औरतों ने लाल ब्लाउज, नीली लुंगी, हरी पंछी पहनी थी। माथे पर बड़े प्लास्टिक के फूल अपने जूड़े में लगा रखे थे। उन्होंने स्टील के लोटे ले रखे थे जिनके अंदर फूल और पत्तियां थीं। सभी पुरुषों ने लाल फुटबॉल जर्सी और हरा काचा पहन रखा था। हम सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। हेलीकॉप्टर पहुंचा, धड़ 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 धड़। उसकी मोटर ने खेल के मैदान की धूल उड़ाई। भीड़ उत्तेजित थी और भीड़ में एक शोर उठने लगा। राष्ट्रपति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच पर आए। वो कद में छोटे विचारवान पुरुष थे। सभी बंगाली विद्वान और विचारवान दिखते हैं।
फिर वो बंगाली राष्ट्रपति क्यों अलग दिखते? उत्सव आरंभ हो गया। वो आदमी जो भारत महान चिल्ला रहा था अब घोषित कर रहा था कि झारखंड की जमीन कितनी सौभाग्यशाली है कि एक प्रतिष्ठित अरबपति ने इसे थर्मल पावर संयंत्र लगाने के लिए अनुकूल समझा। उसने ये नहीं कहा कि वो अरबपति कितना सौभाग्यशाली है कि उसे झारखंड आने का अवसर मिला, एक जगह जिसकी जमीन के नीचे खनिज का भंडार है, एक निष्कपट आबादी है और चालाक लालची चोर नेता अधिकारी व्यवसायी जो राज्य चलाते हैं और इसकी जमीन लोगों और संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। भारत महान का नारा लगाने वाले व्यक्ति ने स्वागत नृत्य की घोषणा की और मेरा दल मंच के सामने खुली जगह पर आया। हम हमारे टामाक, तुमदाक, तिरियो और बानाम के साथ आए। राष्ट्रपति प्रभावित लग रहे थे, व्यवसायी उबा हुआ लग रहा था। हमने मंच के सामने अपनी जगह ली। मैंने अपने हाथ में माइक लिया और राष्ट्रपति के सामने झुका। फिर मैंने माइक को जांचने के लिए उसे थपथपाया कि वो काम कर रहा है या नहीं, और हिंदी में बोलना शुरू किया, अपनी भावनाओं के चरम पर जितनी अच्छी हिंदी में बोल सकता था। वास्तव में एक चमत्कार था कि मैं रोया नहीं या मेरा गला अवरुद्ध नहीं हुआ। जोहार राष्ट्रपति बाबू, हम बहुत गौरवान्वित और प्रसन्न हैं कि आप हमारे संथाल परगना में आए, और हम इस बात के लिए भी बहुत गौरवान्वित हैं कि हमें आपके सामने गाने और नाचने के लिए और आपका स्वागत करने के लिए कहा गया है। हम आपके सामने गाएंगे और नाचेंगे, लेकिन आप हमें बताएं कि क्या हमारे पास नाचने गाने का कारण है? क्या हमारे पास खुश होने का कारण है? आप पावर प्लांट के निर्माण का आरंभ करेंगे, लेकिन यह प्लांट हम सबका अंत होगा, सभी आदिवासियों का अंत। वो सज्जन जो आपकी बगल में बैठे हैं, उन्होंने आपको कहा है कि यह पावर प्लांट हमारा भाग्य बदल देगा, लेकिन उन्होंने ही हमें हमारे घरों और गांवों से जबरन निकाल दिया है। हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, कहीं अपनी फसल उगाने की जगह नहीं है। पावर प्लांट हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? और कैसे आदिवासी नृत्य कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं? जब तक हमें हमारा घर और जमीन वापस नहीं दी जाएगी, हम नहीं गाएंगे और नहीं नाचेंगे। ये आदिवासी नहीं नाचेगा, आदिवासी नहीं नाचेंगे।